चलिए माय डियर स्टूडेंट्स, आज हम फोर्थ एंड लॉज ऑफ मोशन की डीपीपी थर्ड कर रहे हैं। होप्स आप प्रॉपर सीक्वेंस को फॉलो कर रहे होंगे। डीपीपी फर्स्ट और सेकंड वो ऑलरेडी आपने कवर कर ली होगी। तो फर्स्ट क्वेश्चन हम देखते हैं। द क्वेश्चन इज द मैन इज एट रेस्ट इन द मिडल ऑफ पॉन्ड ऑन परफेक्टली स्मूथ आई। ही कैन रीच द शोर बाय मेकिंग यूज ऑफ न्यूटन्स डैश लॉ। अपने को कह रखा है कि एक पॉन्ड है, उसके अंदर जो है स्मूथ सरफेस है और एक आइस वहां पे है। वो स्मूथ आइस का मतलब फ्रिक्शन नहीं है। तो एक वहां पे अगर कोई मैन है, वो किस तरह से शोर पे किनारे पे पहुंच सकता है। तो बच्चों मान लेते हैं कि ये हमारे पास आइस आइस दे रखी है। अगर कुछ भी करके ये मैन अगर अपनी पॉकेट से एक कोई ऑब्जेक्ट को निकाल के आगे की तरफ फेंक, जब ऑब्जेक्ट आगे जाएगा तो उस टाइम पे एज ए रिएक्शन इस पे कहां लगेगा? अपोजिट फोर्स। अब अपोजिट फोर्स लगेगा, ये चलता ही रहेगा, कभी रुकेगा नहीं जब तक शोर पे पहुंच नहीं जाता, किनारे पे पहुंच नहीं जाता। ऐसा इसलिए क्योंकि जो सरफेस है वो स्मूथ है। तो इसीलिए हम कहेंगे इसका जो आंसर आ जाएगा वो आ जाएगा न्यूटन्स का थर्ड लॉ, क्योंकि एवरी एक्शन हैज इक्वल एंड अपोजिट रिएक्शन, वो कंसेप्ट लगा है। चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन में पढ़ रहे हैं। क्वेश्चन नंबर सेकंड, रॉकेट्स वर्क ऑन द प्रिंसिपल ऑफ न्यूटन्स व्हिच लॉ। तो रॉकेट्स में क्या होता है? रॉकेट्स अपनी एग्जॉस्ट गैस को बाहर की ओर फेंकता है। जैसे हमने देखा होगा, ये हमारे पास लेट रॉकेट है, ये अपनी एग्जॉस्ट गैस को है बाहर की ओर फेंक रहा है, जिससे क्या होता है इस रॉकेट पे अपवर्ड फोर्स लगता है। तो इसमें भी एक्शन एंड रिएक्शन इक्वल एंड अपोजिट का कंसेप्ट लगता है। तो इसका भी क्या होगा? ऑप्शन नंबर सी, थर्ड लॉ ऑफ मोशन। फिर आता है स्विमिंग इज पॉसिबल ऑन अकाउंट ऑफ न्यूटन्स व्हिच लॉ। स्विमर के लिए भी बच्चों सेम लॉ होगा, क्योंकि जब स्विमर है वो क्या करता है? पुश करता है वाटर को पैरों से पीछे की तरफ, हाथ से पीछे की तरफ, तो वो आगे जा सकता है। तो इसमें भी एक्शन रिएक्शन पेयर एक्ट कर रहा है, हेंस ऑप्शन नंबर सी विल बी करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर थर्ड में। इफ ए स्ट्रिंग इज इनएक्सटेंसिबल, स्ट्रिंग होता है धागा या कोई थ्रेड, वो कह रहे थ्रेड है वो इनएक्सटेंसिबल है, इसको खींचा नहीं जा सकता। मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन ऑफ एनी नंबर ऑफ मासेस कनेक्टेड थ्रू दिस। बच्चों देखो, अगर मैं कह दूं ये ऑब्जेक्ट है मास m1, ये है m2, ये है m3। अगर मैंने एक मास को अगर खींचा तो जितना इसमें एक्सेलरेशन आएगा उतना इसमें आएगा, उतना इसमें आएगा, क्योंकि अगर एक ही धागे से बंधे हुए हैं। तो बच्चों ऐसा नहीं हो सकता कि एक ऑब्जेक्ट तो आगे चला जाए और ये कह दे भाई तू जा मैं बाद में आ रहा हूं। कभी ऐसा हो सकता है कि ट्रेन के अंदर बीच में से कोई एक जो ट्रेन का डिब्बा है वो रह जाए और उसके आगे वाला चला जाए, पीछे वाला चला जाए, या एक स्लो चल रहा है एक तेज चल रहा है, ऐसा कभी नहीं हो सकता। यूं समझ लो आपने है ना, कुछ फ्रेंड्स ने हाथ पकड़ रखा है एक दूसरे का, तो ऐसा नहीं हो सकता। और हाथ पकड़ के आप जो है, जैसे मेरे हैंड को किसी और ने पकड़ रखा है, उसको किसी और ने, ऐसा नहीं हो सकता कि मैं बहुत स्पीड भाग रहा हूं, बीच वाला स्लो या वो उससे ज्यादा स्पीड। सबकी स्पीड या चेंज इन स्पीड सेम होती है। तो एक्सेलरेशन जो है इसमें क्या रहेगा? सेम ऑप्शन आएगा, हेंस ऑलवेज सेम इज द करेक्ट आंसर। तो ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट है। नाउ लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर फिफ्थ। इफ ए स्ट्रिंग इज मासलेस, अगर कोई स्ट्रिंग मासलेस है तो रिएक्शन का मतलब टेंशन टाइप में होता है। इन इट इज डैश एवरीवेयर, हाउएवर इफ द स्ट्रिंग हैज ए मास, टेंशन एट डिफरेंट पॉइंट विल बी डैश। बच्चों इसको कंसेप्ट को समझते हैं। देखो क्वेश्चन में अपने को ये गिवन है कि हमारे पास इस तरह से कोई एक स्ट्रिंग है, स्ट्रिंग मतलब धागा। अब मैं इसका मास ही नहीं है, मान लो मास लेस है, ये एज्यूम कर रहे हैं, तो किसी भी दो पॉइंट पे देखेंगे ना तो टेंशन और रिएक्शन सेम होगी। क्यों सेम होगी? क्योंकि इसको नीचे खींचने वाला कोई मास नहीं है। अगर स्प्रिंग का मास इस स्ट्रिंग का मास होता तो ये मैंने लेट किसी एक दीवार के अंदर फिक्स कर दिया, ये पॉइंट है ए और लेट ये वाला पॉइंट है बी। मैं कहूं बी को नीचे खींचने वाला कितना मास है, तो आप कहोगे इतना। तो इस बी पॉइंट के ऊपर जब आप देखोगे तो कम रिएक्शन फोर्स या कम टेंशन आएगी। लेकिन ए को देखो, नीचे सारा मास इससे हैंग है, सारा मास हैंग है, तो जिसके कारण क्या हो जाएगा, ये सारा मास जो है ए पॉइंट को खींचेगा और नीचे की तरफ पुल करेगा। तो ए पे रिएक्शन क्या लिया, टेंशन क्या होगी? ज्यादा होगी। तो अगर स्ट्रिंग का मास कंसीडर करना होता है तो हर पॉइंट पे जो है टेंशन या रिएक्शन क्या आती है? डिफरेंट। और अगर मास नहीं करना तो सेम। तो सेम और डिफरेंट वाला जो है इसमें ऑप्शन ए है, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 6 पे। द एक्शन एंड रिएक्शन फोर्सेस रेफर टू न्यूटन्स थर्ड लॉ मस्ट एक्ट ऑन सेम बॉडी। नो बच्चों, एक्शन रिएक्शन दोनों डिफरेंट बॉडीज पे एक्ट करते हैं। सेकंड इसका ऑप्शन है मे एक्ट, कि ऐसा हो सकता है कि वो डिफरेंट बॉडी पे हो, नहीं।
ऑलवेज ही दोनों डिफरेंट बॉडीज पे लगते हैं। जैसे हमने अगर बॉल को पुश किया, हम वॉल को पुश कर रहे हैं, वॉल हमें वापस पुश कर रहे हैं, तो दोनों अलग अलग ऑब्जेक्ट है। तो मस्ट एक्ट ऑन टू डिफरेंट ऑब्जेक्ट, दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स मूव टू क्वेश्चन नंबर 7th क्वेश्चन में बच्चों अपने को कह रखा है अर्थ अट्रैक्ट कर रही है किसी एक स्टोन को विद ए फोर्स 10 न्यूटन, देन द फोर्स विद विच स्टोन अट्रैक्ट्स द अर्थ, तो हम कहेंगे सेम 10 न्यूटन। अब बच्चों आप कहोगे सर ऐसा कैसे हो सकता है कि ये अर्थ तो बहुत बड़ी है, स्टोन छोटा है, दोनों एक दूसरे को सेम फोर्स से कैसे अट्रैक्ट कर सकते हैं? बच्चों फोर्स तो सेम होता है, लेकिन फोर्स का फार्मूला क्या है? मास इनटू एक्सेलरेशन, क्योंकि अर्थ का मास बहुत ज्यादा है, इसीलिए अर्थ में एक्सेलरेशन नहीं आता, मतलब चेंज इन वेलोसिटी नहीं होती, बहुत ना के बराबर होती है। तभी जो स्टोन तो नीचे आता है, अर्थ ऊपर नहीं जाती। तो आप हमेशा समझो स्टोन और अर्थ में फोर्स आपस में इक्वल एंड अपोजिट होगा, जो कि न्यूटन के थर्ड लॉ को फॉलो करेगा, 10 होगा। और मैंने ये भी बता दिया क्योंकि इसका मास ज्यादा तभी ये ऊपर नहीं आती, तभी इसमें एक्सेलरेशन कम होता है। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं बच्चों क्वेश्चन नंबर 8 में। वेन एवर एन ऑब्जेक्ट ए एक्सर्ट ए फोर्स ऑन अनदर ऑब्जेक्ट बी, ऑब्जेक्ट बी विल एक्सर्ट ए रिटर्न फोर्स ऑन ऑब्जेक्ट ए, द टू फोर्सेस आर। बच्चों जब भी एक ऑब्जेक्ट दूसरे पे फोर्स लगा रहा है, पहले वाला पहला, दूसरे पे दूसरा पहले पे, जब भी ऐसा होता है तो दोनों फोर्सेस इक्वल इन मैग्नीट्यूड होते हैं बट अपोजिट इन डायरेक्शन होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर कोई वॉल को, कोई एक बच्चा है और वो क्या कर रहा है, एक वॉल को पुश कर रहा है इस तरह से, वॉल को उधर पुश करे तो वॉल इधर पुश करेगी, तो एक फोर्स हो रहा था तो एक उसके अपोजिट है, तो इक्वल इन मैग्नीट्यूड बट अपोजिट इन डायरेक्शन, हेंस ऑप्शन बी इज करेक्ट। नेक्स्ट हम बढ़ते हैं क्वेश्चन 9th में। हॉर्स राइडर जो होता है वो फॉल फॉरवर्ड, वो आगे की तरफ गिर जाता है व्हेन हॉर्स सडनली स्टॉप्स। बच्चों देखो हॉर्स तो स्टॉप हो गया, हॉर्स स्टॉप हो गया, लेकिन ये हॉर्स राइडर है, इसकी बॉडी का जो लोअर पार्ट है ये भी क्या आ गया, रेस्ट पे, लेकिन अपर पार्ट अभी भी मोशन में था, क्योंकि हमें न्यूटन का फर्स्ट लॉ पता है, इसको लॉ ऑफ इनर्शिया भी कहते हैं, कि कोई बॉडी रेस्ट पे है तो रेस्ट पे रहेगी, मोशन पे है तो मोशन पे रहेगी, मींस अपनी स्टेट को कंटिन्यू करेगी जब तक कोई फोर्स ना लगे। तो ऊपर वाला पार्ट अभी भी मोशन में था और वो आगे तभी गिर जाता है अगर हॉर्स रुक जाता है तो, दैट ये हॉर्स था और ऊपर वाला राइडर था, तो इसका आ जाएगा न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, हेंस ऑप्शन नंबर ए इज करेक्ट। लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं बच्चों, वो कह रहे हैं हॉर्स पुल्स करता है एक वैगन को, अगर कोई एक घोड़ा एक गाड़ी को पुल कर रहा है तो फोर्स जो है हॉर्स को आगे बढ़ने के लिए दे रहा है, वो कौन दे रहा है? तो बच्चों पहले मैं एक कंसेप्ट समझा देता हूं फिर हम देखते हैं। देखिए बच्चों क्या होता है जब हम भी चलते हैं, लेट बच्चों जब हम चलते हैं या कोई हॉर्स चलता है, हम क्या करते हैं, पुश करते हैं ग्राउंड को, ग्राउंड क्या करता है, एज ए रिएक्शन वापिस की ओर फोर्स लगाता है। इस रिएक्शन के दो कंपोनेंट होते हैं, कोई चीज अगर यूं जा रही है तो हम कहेंगे आगे भी जा रही है और ऊपर भी जा रही है, तो इसके दो कंपोनेंट कौन कौन से होते हैं, एक आगे की तरफ और एक ऐसे। तभी क्या होता है कि हम जब आगे चलते हैं ना बच्चों, तो आप देखना जब हम आगे चल रहे होते हैं ना तो हमारे पांव पे जो है प्रेशर बढ़ रहा होता है यहाँ, क्योंकि इसी जो ग्राउंड रिएक्शन दे रहा है, ग्राउंड जो रिएक्शन दे रहा है उसी का एक कंपोनेंट हमारे वेट को बैलेंस करता है, एकदम से आगे गिरने नहीं देता, और दूसरा कंपोनेंट आगे जाता है। यही हॉर्स के साथ होता है। हॉर्स जो होता है वो अर्थ को, जमीन को, फ्लोर को दबाएगा, प्रेस करेगा, जिसकी वजह से क्या होगा, रिएक्शन मिलेगी, उसे आगे चलने के लिए एक फोर्स मिलेगा। तो इसीलिए ये कह रहा है जब घोड़ा गाड़ी को खींच रहा है तो उसको कौन फोर्स देता है, तो हम कहेंगे वो फोर्स देता है ग्राउंड एक्सर्ट ऑन द हॉर्स, ग्राउंड हॉर्स पे लगाता है। समझ आ गया यहां तक? अब ये हमारे पास इसका जो है ऑप्शन आ गया डी। ये हमने आज डीपीपी कर ली जो थर्ड थी चैप्टर फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन की। होप से बच्चों आपको समझ आ गया होगा। थैंक यू सो मच।